हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 3 हम डील कर रहे हैं, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। उस सिलसिले में इस लेक्चर में हम जो है तो नया पॉइंट लेकर आए हैं और इस पॉइंट का नाम है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। कि कोई एक आइडियल गैस है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिफाइन किया था कि आइडियल गैस क्या है। अगर इस आइडियल गैस को हम किसी क्यूबिकल कंटेनर या किसी भी कंटेनर में बंद कर अगर रखते हैं तो वो कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसका इक्वेशन हमको डिराइव करना है। इसके लिए हम मदद लेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अलग अलग अजम्पशंस। तो डेरिवेशन को निकलते हैं, शुरू करते हैं डेरिवेशन। हमारा मकसद है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का इक्वेशन डिराइव करना। चलिए, तो ये आपके सामने मैंने यहाँ जो फिगर ड्रॉ कर रखा है कि ये क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूब शेप का एक कंटेनर है, 6 सरफेसेस रहते हैं इसको, और हर एक साइड की लेंथ सेम होती है क्यूबिकल कंटेनर की। मतलब इस साइड की लेंथ रहेंगी कैपिटल एल, इस साइड की भी लेंथ रहेंगी कैपिटल एल, सेम लेंथ रहेगी, हर साइड की सेम लेंथ कैपिटल एल रहेगी। और ये गैस हमने एनक्लोज कर अंदर रखा हुआ है। अब मैं ये इमेजिन करता हूं कि एट द वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द क्यूबिकल कंटेनर यहां पर मैंने रख दिया ओरिजिन। ये ओरिजिन ओ पॉइंट है, ओरिजिन। और ये साइड है अलोंग y एक्सिस, ये साइड है अलोंग x एक्सिस और ये साइड है अलोंग z एक्सिस। मैं एक्सिस थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मेरे आसानी के लिए, यहाँ पर y एक्सिस कर देता हूँ और यहाँ पर x एक्सिस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो वेलोसिटी वेक्टर लिया वो मैंने अलोंग x एक्सिस लिया है। ओके, खैर चलिए, तो इस क्यूबिकल कंटेनर में हमने गैस एनक्लोज कर रखा हुआ है, आइडियल गैस है, और हमने ऐसा इमेजिन किया कि यह ओरिजिन एट वन ऑफ द कॉर्नर है, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस साइड है, ये लॉन्ग वाई एक्सिस है और ये लॉन्ग जेड एक्सिस है। अब इसमें हमको जो जो क्वांटिटीज लगने वाले हैं वो जरा हम देख लेते हैं, कौन कौन से क्वांटिटीज लगेंगे। मैं ये सपोज करता हूं कि एक गैस मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m। फिर मैं ये सपोज करता हूं कि कैपिटल N जो है तो ये टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं कैपिटल M लेता हूं मास ऑफ द गैस, तो कैपिटल M विल बी इक्वल टू एक गैस मॉलिक्यूल का मास, यानी कि स्मॉल m इंटू कैपिटल M। ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ द गैस, कैपिटल M। फिर उसके बाद एरिया ऑफ दिस क्यूब विल बी L स्क्वायर। देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी V इज इक्वल टू, कैपिटल V इज इक्वल टू लेंथ क्यूब, जो कि वॉल्यूम ऑफ द गैस भी रहेगा क्योंकि गैस पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो क्यूब का वॉल्यूम मतलब गैस का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमने ले लिया। उसी तरीके से डेंसिटी ले लेते हैं, रो ऑफ द गैस, वो रहेगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास है कैपिटल M, टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट गैस, सो दैट विल बी रो, डेंसिटी ऑफ द गैस। फिर उसके बाद मैं ये ले लेता हूं कि Vx1, यहीं से शुरुआत कर लेता हूं, Vx1, यहां पर 1 भी डाल देता हूं। अब ये Vx1 क्या है? तो ये Vx1 है एक गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस कंटेनर में गैस एनक्लोज्ड है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, उसमें से हमने पहला मॉलिक्यूल लिया है जिसकी वेलोसिटी है Vx1। अब आप पूछेंगे x क्यों? क्योंकि मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, ये सपोज कर रहा हूं कि मॉलिक्यूल सिर्फ अलोंग x एक्सिस ही चल रहे हैं, इसलिए इसको कंपोनेंट रहेगा सिर्फ अलोंग x एक्सिस। तो वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका कंपोनेंट रहेगा अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, मतलब अलोंग द 3 एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ अलोंग x एक्सिस ले रहा हूं, और वो पहले मॉलिक्यूल की बात चल रही, इसलिए मैंने नंबर 1 डाल दिया यहां पर, Vx1, स्मॉल Vx1। ये V और ये V में कंफ्यूज होना नहीं है, कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ द गैस है और ये स्मॉल v ये वेलोसिटी के लिए इंडिकेट किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, चलिए, तो अब ये मॉलिक्यूल यहां से निकल पड़ा,
और जो है तो ये जा रहा ये शेडेड सरफेस की तरफ, ये जो मैंने शेडेड करके रखा है उस सरफेस का नाम मैंने रखा एस, इस फेस की तरफ, इस दीवार की तरफ, इस वॉल की तरफ ये मॉलिक्यूल चल रहा है वेलोसिटी vx1 से कहां पर जा रहा है, टूवर्ड्स द शेडेड फेस ऑफ द क्यूब एस, इसकी तरफ जा रहा है ये वेलोसिटी के साथ। ओके चलिए, अब ये मॉलिक्यूल यहां से निकलकर चल रहा है और फिर आकर वो इस सरफेस से टकराएगा। तो मैं निकालूंगा कि इस मॉलिक्यूल का टकराने से पहले मोमेंटम कितना था, तो वो निकाल लेता हूं। मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, आसानी के लिए लिख सकते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है, स्मॉल m, इसकी वेलोसिटी क्या है vx1, चलिए vx1। तो ये कोलिजन टकराने से पहले, किससे टकराने से पहले, सरफेस S से टकराने से पहले। चूंकि सारे मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस जा रहे, तो वो मॉलिक्यूल से नहीं टकराएगा, वो जाके टकराएगा सरफेस S से। तो इसलिए हम यहां पर इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन ले रहे mvx1। फिर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम मैं अभी पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल की बात चल रही है, एक जो मॉलिक्यूल हमने यहां पर अकेले को बेचारे को कंसीडर किया हुआ है। देखिए उसमें क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इस सरफेस से टकरा के रिबाउंड होगा, रिबाउंड होने में उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। उसकी पहले वेलोसिटी थी vx1, टकराने के बाद पलट जाएगा, इस सरफेस से टकराने के बाद पलट जाएगा और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब अब उसकी नई वेलोसिटी हो गई -vx1, क्योंकि उन्हें डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए हम उसको वहां पर माइनस साइन लगा रहे हैं। तो दैट बिकम्स m इंटू -vx1। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए सिर्फ माइनस साइन से काम चल गया। चलिए तो फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -mvx1। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मैं इसको ले लेता हूं डेल्टा px, आपकी टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहा हूं। डेल्टा px1, सपोज पहली मॉलिक्यूल की बात चल रही, इसलिए डेल्टा px1। ये ट्राइंगल को डेल्टा पढ़ते हैं और ये इंडिकेट करता चेंज। चेंज क्या रहता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन माइनस मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है -mvx1 माइनस मोमेंटम बिफोर कोलिजन, वो है m इंटू vx1। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। सो नाउ दिस बिकम्स डेल्टा px1 इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, इट विल बिकम -2m इंटू vx1। Now here this minus sign is indicating that the molecule is losing its momentum. ये मॉलिक्यूल अपना मोमेंटम खो रहा है। तो चूंकि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लागू होगा, तो अगर ये खो रहा है तो कोई पा रहा है, तो पा कौन रहा है मोमेंटम, ये सरफेस S, वो हासिल कर रहा है, वो गेन कर रहा है। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं गेन इन मोमेंटम, गेन इन मोमेंटम। अब आप देखेंगे मैं मॉलिक्यूल से हटके अब मैं S की बात कर रहा हूं, ऑफ वॉल S या सरफेस S इज इक्वल टू, जितना ये लॉस करेगा उतना इन्हें गेन करेगा। तो गेन बताने के लिए ये माइनस साइन को प्लस कर दीजिए, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सो प्लस 2mvx1। सो दिस विल बी द गेन इन मोमेंटम ऑफ वॉल S। नाउ फर्दर I want the time interval between two successive collisions. दो सक्सेसिव कोलिजन में कितना टाइम इंटरवल होता है वो अब मैं जानना चाहता हूं। उसके लिए मैं सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विल बी इक्वल टू, दिस टाइम विल बी इक्वल टू, therefore this time delta t is equal to, it will be distance covered upon speed, so it will be distance covered between two successive collisions, SC मतलब successive collisions, upon ये स्पीड इधर आ जाएगा क्योंकि हम टाइम निकाल रहे, तो अपॉन स्पीड। सो देयरफॉर नाउ, अब मैं ये डेल्टा टी को इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब हमको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब देखिए कैसा निकालेंगे। ये Vx1 स्पीड से जा रहा है, Vx1, और इससे टकराएगा पहला कोलिजन, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? L इतना डिस्टेंस कवर किया। ये रिबाउंड हुआ, रिबाउंड होके वापस उसने डायरेक्शन चेंज किया, अब इस सरफेस की तरफ आया, इससे टकराएगा, वो कोलिजन को गिनना नहीं है। फिर उसके बाद ये वापस टकराने के बाद सरफेस एस से दूसरी बार टकराएगा। इसका मतलब बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स वो L इतना डिस्टेंस, ये L इतना डिस्टेंस दो बार कवर कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स आ जाएगा 2L अपॉन स्पीड क्या ले रहे हैं? Vx1। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया, यानी गेन इन मोमेंटम आ गया, और टाइम इंटरवल। इससे मैं निकाल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है, इनफैक्ट अब ये फिगर की भी जरूरत नहीं है, तो मैं ये निकाल देता हूं यहां से इसको। ओके, अब मैं निकाल रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये निकालना चाह रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू ऑफ कोर्स फॉर सरफेस S, फॉर वॉल S की बात चल रही है, सो दिस इज इक्वल टू गेन इन मोमेंटम, ऑफ कोर्स बाय द वॉल S डिवाइडेड बाय टाइम t, जिसको मैंने लिया डेल्टा t। ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? गेन इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो ये गेन इन मोमेंटम हुआ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो अब यहां वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू, हाउ मच इज द गेन इन मोमेंटम? इट इज 2mvx1 अपॉन टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स 2L अपॉन Vx1। चलिए, नाउ लेट मी इरेज दिस वन, इसकी जरूरत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ दिस बिकम्स m इंटू ये Vx1 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन L। So this is the rate of change of momentum. Now what we will do, according to the Newton's second law of motion, rate of change of momentum is equal to force. So this value is nothing but that is of force according to Newton's second law of motion. So force exerted by first molecule on wall S. So this will be equal to F1 ले लेंगे. So that F1 will become equal to mvx1 square upon L. Similarly, force exerted by second molecule, इसी सिलसिले में मैं second molecule ले लेता हूं.
अब मैं इसको आसान कर दे रहा हूं। सो दिस इज इक्वल टू नाउ F2 विल बी इक्वल टू, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड मॉलिक्यूल ऑन वॉल S, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए निकाला। अब मैं सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए सिंपली मुझे क्या चेंज करना है, सिर्फ ये नंबर चेंज करना है। तो इट विल बी mvx2 स्क्वायर अपॉन L। इन दिस वे F3 रहेगा, F4 रहेगा, और आखिरी वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा nth मॉलिक्यूल का फोर्स वो ले लेंगे Fn, so that will be equal to mvxn square upon L. I hope Abhay sir this is okay. My colleague is standing there. Everything is coming. I hope nothing is getting off the board. चलिए, तो ये पहले मॉलिक्यूल का फोर्स, ये सेकेंड मॉलिक्यूल का फोर्स, और ये आखिरी मॉलिक्यूल का फोर्स। तो अब टोटल फोर्स निकाल ले सकते हैं इस पर से। टोटल फोर्स एक्सर्टेड capital F, total force exerted by all the molecules on wall S, तो वो रहेगा पहले मॉलिक्यूल का फोर्स प्लस दूसरे मॉलिक्यूल का फोर्स इन दिस वे प्लस आखिरी मॉलिक्यूल का फोर्स। लेकिन ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट करे हुए हैं। सो दिस इज mvx1 स्क्वायर अपॉन L प्लस mvx2 स्क्वायर अपॉन L प्लस थर्ड फोर्थ इस तरह से, और आखिरी वाले का mvxn स्क्वायर अपॉन L। टोटल फोर्स आ गया। कुछ नहीं समझ रहा हो तो वीडियो पॉज करके देखना, रिवर्स जाना, पीछे जाना, फिर देखना कैसी स्टेप आई, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टेप कैसी आई है। कुछ सवाल है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब इंशाल्लाह दे दूंगा। अच्छा, अब ये F के इक्वेशन में आप देख रहे हैं m अपॉन L कॉमन है, m अपॉन L कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा फिर vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vxn स्क्वायर, ये यहां पर ब्रैकेट क्लोज। अब हम ये ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये ब्रैकेट की वैल्यू। उसके लिए मैं मदद लूंगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं ये ब्रैकेट की वैल्यू निकाल रहा हूं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या रहेगा, सारे वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज, सभी वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज। तो पहले मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर, फिर दूसरे मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर, इन दिस वे आखिरी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि कैपिटल N। इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज का एवरेज। इस पर से हमको वैल्यू मिल रही है vx1 स्क्वायर की। ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मैं इसको सिंबल ले रहा हूं v स्क्वायर बार। और सिंप्लिसिटी, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस से चल रहा है, तो मैं इसको vx स्क्वायर बार ले सकता हूं, राइट। सो नाउ दिस इज इक्वल टू दिस vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस vxn ब्रैकेट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू n टाइम्स vx स्क्वायर बार, यानी कि जितने भी x एक्सिस के लॉन्ग है उन सारे कंपोनेंट का स्क्वायर फिर उसका एवरेज, ये टर्म वो इंडिकेट कर रहा है। आई हैव देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस। तो हमने ये ब्रैकेट टर्म की वैल्यू निकाल ली। लेट्स कंटिन्यू द डेरिवेशन। चलिए फिर f के डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। f की बात चल रही थी हमारी, तो इस वजह से f इज इक्वल टू हो गया वैसे m अपॉन l पहले से है, m अपॉन l पहले से है, लेकिन ब्रैकेट टर्म की वैल्यू हमने यहां पर डिटरमाइन की है। वो क्या है, nvx स्क्वायर बार, nvx स्क्वायर बार, ये वैल्यू आ गई हमारी। नाउ I'll remove this now, this step. I don't require them now. I'll continue with that step.
This much is the total force when the molecules are moving along the x-axis and there is x-axis component only. But if suppose the molecules have components along y-axis, z-axis, then we'll have to consider all those three. So then that total velocity, mean square velocity, v square bar, will be equal to vx square bar plus vy square bar plus vz square bar. But if I say that each of the component is equal, when I say that vx square bar is equal to vy square bar is equal to vz square bar, then each component will be 1/3 of this velocity. 1/3 of this velocity. That means it will be 1/3 of v square bar. तो मतलब आप मुझे vx स्क्वायर बार की वैल्यू मिल गई 1/3 v स्क्वायर बार, तो मैं वो f के इक्वेशन में वहां पर उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. सो देयरफॉर नाउ f इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू n इंटू दैट vx स्क्वायर बार की जगह पर मैं डाल दूंगा 1/3 इसको ऐसे सिंपली लिख सकता हूं 1/3 v स्क्वायर. थोड़ा रीअरेंज करेंगे इसको. सो नाउ दिस इज इक्वल टू f इज इक्वल टू v स्क्वायर बार हियर. ओके, सो नाउ f विल बी इक्वल टू 1/3. मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं टर्म्स को. nm अपॉन l इंटू v स्क्वायर बार. चलिए, इस इक्वेशन की ये सूरत हो गई. अब निकालते हैं प्रेशर. ये फोर्स आ गया, प्रेशर निकालेंगे. तो प्रेशर क्या रहता है? फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. टोटल फोर्स अपॉन एरिया, टोटल फोर्स ऑन दैट सरफेस वॉल S, उस पर का फोर्स निकाले और उसका एरिया रहेगा L स्क्वायर. सो नाउ दिस P इज इक्वल टू F क्या है हमारे पास? 1/3 nm अपॉन कैपिटल L v स्क्वायर बार अपॉन, एक ही जगह पर मैं लिखूंगा L स्क्वायर, क्योंकि जो वॉल है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसका एरिया रहेगा L स्क्वायर. पीछे जाकर आप फिगर देख लीजिए. इसको रीअरेंज करिए तो P विल बी इक्वल टू 1/3. इसको थोड़ा सही सूरत में ढालता हूं मैं, और ये हो जाएगा nm अपॉन ये L क्यूब हो जाएगा इंटू v स्क्वायर बार. ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारा आ गया. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस या प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस. इस इक्वेशन को और भी दूसरे फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं. दूसरा एक फॉर्म हमको याद रहना चाहिए कि nm जो है तो वो कैपिटल M है. पिछले जाकर देख लीजिए, मैंने निकाला हुआ है. सो नाउ P इज इक्वल टू, और आई कैन से P इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M अपॉन L क्यूब होता है V, वॉल्यूम ऑफ द गैस V, इंटू V स्क्वायर बार. फिर मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है डेंसिटी. इसी को मैं और थर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं. P इज इक्वल टू, आई होप ये दिख रहा होगा आपको, P इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन v इंटू v स्क्वायर बार. लेकिन m अपॉन v यानी मास अपॉन वॉल्यूम वो होता है डेंसिटी. सो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन v हो जाएगा रो और v स्क्वायर बार. ये रहा हमारा थर्ड फॉर्म उसी इक्वेशन का. ये था हमारा सेकेंड फॉर्म. इस तरह से हमने इस लेक्चर में प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, इसका इक्वेशन डिराइव किया है. इसके ताल्लुक से कुछ भी डाउट डिफिकल्टी अगर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा पूरी. आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अमजद एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.